दोस्तों आज मैं जो बुक रिव्यू के लिए लाया हूँ वो बुक ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आप आज भी उन स्टोरीज को याद करते हैं या आपके ज़हन में आज भी हैं जो आपने बचपन में अपने सुनी थी या आपने उस समय स्कूल में पढ़ी होंगी। तो वो स्टोरीज आज भी हमारे ज़हन में हैं और वो फ़ॉर्मूलाज़ हमारे दिमाग से निकल चुके हैं। तो दोस्तों इस बुक को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी पेरेंटिंग के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो मोरल आज हम उनको देना चाहते हैं वो कहीं न कहीं मिस हो जाते हैं। और उन मोरल्स को देने के लिए क्या टेक्निक है, कब देना चाहिए, कैसे स्टोरीज़ का इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी दूँगा। और इस बुक को रिव्यू करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि इस तरह के रिव्यूज़ और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ के आपको और वीडियोज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों ये बुक सुधा मूर्ति जी की ये बुक है जो मुझे बहुत अंदर तक टच की है क्योंकि ये किताब में छोटी-छोटी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हमें मॉरली और लाइफ के साथ कनेक्ट करती है, इमोशनली हमको कनेक्ट करती है और लाइफ के कई ऐसे लेसन्स हमको देती है और कई ऐसे इश्यूज़ को टच भी करती है। तो जहाँ उन इश्यूज़ को हम लोग कई बार लॉजिकली, रैशनली हम लोग नहीं समझ पाते हैं, वो इस बुक के द्वारा हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो ये बुक है द मैजिक ड्रम बाय सुधा मूर्ति। कि जो भी हमारे एरियाज़ हैं, जो भी डेमोग्राफिकली डिफरेंसेस हैं लोकेशंस के, वेस्टर्न एरियाज़ में अलग टाइप की स्टोरीज़ हैं, मिडल ईस्ट में अलग टाइप की स्टोरीज़ हैं, इंडिया में देवी-देवताओं की, आशीर्वाद की, कर्स की और इस तरह की स्टोरीज़ हैं। तो अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग स्टोरीज़ हैं। जहाँ जातक कथा की जब हम बात करते हैं, तो जातक कथा भी हमें बहुत अच्छा मॉरल देती है, लेकिन उसमें वो एनिमल्स बेस्ड स्टोरी है, जंगल बेस्ड स्टोरी है और उसके साथ में उनका जो बिहेवियर है, वो ह्यूमन की तरह है और उनके जो लैंग्वेज है, वो भी ह्यूमन वाली लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज में वो बात करते हैं। तो सुधा मूर्ति ने इस पूरी चीज़ों को अवॉइड किया है, जहाँ पे जादू को अवॉइड किया, देवी-देवताओं को अवॉइड किया और उन्होंने इवन एनिमल्स की स्टोरीज़ को भी अवॉइड किया। और उन्होंने उन छोटी स्टोरीज़ को, उन ऐसी स्टोरीज़ को जो कि लाइफ़ के साथ कनेक्ट होती हों और कहीं न कहीं हमें लाइफ़ लेसन्स भी देती हैं और लाइफ़ के साथ में जुड़ी होते हुए वो राजा-महाराजाओं की या गाँव की या छोटे-छोटे व्यापारियों की और छोटे-छोटे इश्यूज़ को लेके ये कहानियाँ हैं। और ये कहानियाँ हमें बहुत हद तक इस पूरे लाइफ़ के साथ में और लोगों के साथ हमें कनेक्ट करती है। तो इसलिए ये किताब अपने आप में लाइफ़ लेसन्स लेने के लिए बहुत-बहुत बढ़िया किताब है। इस 200 पेज की बुक के अंदर तकरीबन 38 कहानियाँ हैं और इन 38 कहानियों में जो सबसे पहली कहानी है, वो है सुपरमैन। तो सुपरमैन की कहानी के अंदर में आपने देखा होगा गाँव के अंदर में कुछ लोग झुंड बना के बैठे रहते हैं और पूरा दिन बातें करते रहते हैं। स्वर्ण नगरी नाम का गाँव है जिसके अंदर में भी जो मेल हैं, जो आदमी लोग हैं वो सुबह नाश्ता करके जाके बैठ जाते हैं इकट्ठे होके और वो कोई ना कोई कहानियाँ ऐसी या बातें ऐसी जो कि दिन के या उनकी लाइफ से कहीं कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे ही गाँव के अंदर में ये कुछ लोग इसी तरीके से लाइफ जी रहे थे और उनकी जो पत्नियाँ थी, लेडीज़ थी, वो सारे के सारे इस चीज़ से परेशान थी क्योंकि उनको ना सिर्फ़ घर का काम करना पड़ता था बल्कि उनका खेतों में भी काम करना, बाज़ार में भी काम करना, मार्केट भी जाके उनको बेचना, सब काम उनके हाथ में होता। तो एक टाइम पे बहुत परेशान हो गई वो। तो जब वो परेशान हो गई तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए? तो अब किसको बोला जाए जो ये उनको जाके समझा सके कि ये ऐसा ना करे? तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं हम लोग राजा को इस चीज़ को लिख के भेजते हैं कि भई आप हमें थोड़ा आके बचाइए। तो वो एक चिट्ठी-पत्री राजा को भेजते हैं और इंतज़ार करते हैं कि राजा की तरफ से कोई सैनिक आएँगे जो उनको थोड़ा-सा डराएँगे, धमकाएँगे और उनको कहेंगे कि आप लोग ना करिए ऐसा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो उन लोगों ने छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी एक टाइम के बाद कि शायद राजा हैं, बड़े हैं और हमारे छोटे से गाँव के लिए कहाँ उनके पास टाइम होगा। तो वो उन्होंने फिर जब उम्मीद छोड़ दी तो ऐसे ही एक पूर्णमासी की रात थी, फुल मून था और ये जितने भी मेल थे गाँव के वो उनमें से मेजर खाना खाने के बाद में
फुल मून नाइट पे जाके फिर बातें करने लग गए। तो ऐसे में उन्हीं के साथ में एक अनजान व्यक्ति भी आके साथ में खड़ा हो गया जो हट्टा-कट्टा चौड़ा था। तो उन्होंने भी देखा ये भी आया तो चलो इसको इम्प्रेस किया जाए कि अपनी बातों से। तो वैसे एक जना स्टार्ट करता है अपनी कहानी, कहता है साहब मैं तो जब पैदा भी नहीं हुआ था, तभी मेरे को पता लग गया था कि इस पूरे राज्य की क्या मैप है, क्या रास्ते हैं, क्या नहीं है। और जैसे पैदा हुआ वैसे ही मैं जो है राजा के यहाँ चला गया था और जाके मैं उसका बैठा और उसने मेरा स्वागत किया। तो अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने बोला तो सबने उसको बढ़ावा देने के लिए सब ताली बजाए। तो दूसरा बोलता है यार ये भी क्या चीज़ हुई? मैं तो सिर्फ़ 1 दिन का था जब मैंने घोड़े पे बैठ गया था और घोड़े पे बैठ के मैंने सीधा ही राजा के दरबार में चला गया और जाके मैंने उनको उनसे हाथ मिलाया और हमने साथ में खाना खाया। तो अब उसको भी एक एप्रिसिएशन सा मिलता है और उसका तीसरा एक और उससे बढ़ के बात करने की कोशिश करता है। तो कहता था ऐसा है कि ये आप क्या बात कर रहे हो? मैं हफ्ते का था अभी और मैंने जो है हाथी पे बैठ के मैं राजा के दरबार गया और राजा ने मेरे को जो है आमने-सामने बराबरी में अपने महल में ले जाके मुझे अपने सिंहासन पे साथ में बैठाया उसने। अब उसकी भी बात और होगी। अब चौथा आदमी एक और था, वो कहता साहब आप ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं है। कहता मैं अभी तो महीने का था जब मैं उड़ता हुआ सीधा जाके मैं राजा के कंधे पे जाके बैठा और राजा ने जो है मेरे को साथ में बैठाया। तो आप लोग तो हाथी और घोड़े पे जा रहे थे, मैं तो उड़ता हुआ गया था उनके पास। तो ये सब सुन के वो जो आदमी साथ में था, अनजान आदमी, वो कहता है यार कि मेरे को वो आप लोग बहुत बढ़िया लगे हो और जिस खोज में मैं आया था वो खोज मेरी पूरी हो गई है। तो सब हैरान होते हैं कि भई आप क्या खोज करने आए थे? कहता है ऐसा है कि मैं ना राजा के दरबारी हूँ और राजा ने मुझे अभी भेजा था कुछ लोगों को ढूँढने के लिए। कहता किन लोगों को ढूँढने के लिए? कहता है ऐसा है कि महल के अंदर में की जो दीवार है, जो बहुत मोटे-मोटे पत्थरों की दीवार बनी होती है, उसमें एक छेद हो रखा था जिसको ठीक करने के लिए हमने कुछ लोगों को बुलाया था और वो ये 4 लोग उनके पास आए, उन्होंने उस दीवार को ठीक करने की बात करी और सोने की ब अशर्फ़ियाँ माँगी उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि हमको इतने चाहिए, सिक्के चाहिए। तो राजा ने उनको दे दिए, पहले दे दिए, लेकिन उन्होंने काम पूरा किया नहीं और वो दौड़ के चले आए। तो मुझे लगता है कि आप लोग राजा को जानते हैं और आप ही वो लोग हैं जो वो काम कर रहे थे। तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको राजा के सामने पेश करूँ जिससे कि राजा मुझे भी माला-माल कर दें। तो वो चारों एकदम से गिड़गिड़ाए थे, साहब हम लोग झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम राजा को नहीं जानते, कौन है राजा, कहाँ है राजा, मैं हम नहीं जानते हैं। हम तो बस ऐसे ही बातें मार रहे हैं। तो कहते हैं देखो भई अगर ऐसा है तो मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप लोग मैं जाके उनको मना कर दूँगा कि आप ऐसा मेरे को नहीं मिला कोई। लेकिन आप ये फिर बातें किसी के सामने मत करना कि भई इस तरह से आप लोग बढ़ा-चढ़ा के राजा के साथ या इस तरह की। तो आप लोग अपना काम करते रहोगे तो फिर किसी को शक भी नहीं होगा। तो आज के बाद आप अपने खेतों में और अपने बाकी काम भी करने शुरू करो। तो ये कह के वो चले जाता है और उसके बाद में वो लोग अपने काम में अगले दिन लग जाते हैं। कुछ और कहानियाँ हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। नेक्स्ट एक कहानी है जो है फेयर डील। तो फेयर डील के अंदर में 2 नौजवानों की कहानी है, हिमाकर और सीतापति। हिमाकर जो कपास बेचता है और कपास का वो पूरा एक बोरा भरता है जिसके अंदर नीचे वाली तरफ बिल्कुल ही घटिया कपास रखता है और ऊपर की एक छोटी-सी लेयर अच्छी कपास की डालता है। और वहीं सीतापति वो भी एक बेईमान श्रूड व्यापारी है, वो भी क्या करता है नीचे पान के सूखे पत्ते डालता है और ऊपर की एक छोटी लेयर अ, अच्छे पान के पत्तों की डालता है और दोनों ही अलग-अलग गाँव से निकलते हुए एक जगह पहुँचते हैं मेले की तरफ जाते हुए रास्ते में रुकते हैं, तो वहाँ रुकते ही दोनों की आपस में बातचीत होती है और दोनों बातों में क्योंकि जानते हैं कि हमारे पास में उतनी अच्छी क्वालिटी का चीज़ नहीं है, तो यहाँ अगर मुझे अच्छी क्वालिटी के साथ इसका एक्सचेंज हो जाएगा तो हमारे लिए एक अच्छी डील हो जाएगी। तो डील करते हैं कि हम लोग एक-दूसरे को अपना सामान एक्सचेंज कर लेते हैं। पर क्योंकि जो पान के पत्ते हैं, ये थोड़े से ज़्यादा महँगे होते हैं और हेवी होते हैं, तो इसलिए वो हिमाकर से चाहते हैं कि हिमाकर उसको 1 सिक्का एक्स्ट्रा ऊपर से दे दे और बाकी वो दोनों ही बार्टर कर लें। वो उनका सामान ले ले, वो कपास ले ले और वो पान के पत्ते ले लें। तो ये डील बन जाती है और दोनों ही खुशी-खुशी अपने-अपने घरों में चले जाते हैं। उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छी-सी डील करी है जिसमें कि हमने एक-दूसरे को हमने सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया है। लेकिन जहाँ घर जाते हैं तो पता लगता है
कि जो उन्होंने किया था खुद उन्होंने किया वैसा ही सामने वाले ने भी किया है। तो इसमें हिमाकर जो है अपने आप को नुकसान में मानता है, वो उसको लगता है कि एक सिक्का मेरे से एक्स्ट्रा ले लिया गया, तो मुझे वो एक सिक्का वापस लेना है। तो इस सोच के साथ में वो अगले दिन जाता है और सीता पति के गाँव में पहुँचता है और उसको जगाता है, उसको कहता है साहब मेरे को आप एक सिक्का वापस करो। तो उस दौरान में सीतापति कुएँ से पानी निकाल-निकाल के बाहर कर रहा था, तो उसने बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो हिमाकर को सीतापति बताता है कि ऐसा है कि भई मैंने इस कुएँ के अंदर में खजाना है, तो मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो निकलते ही हम लोग जो भी खजाना होगा हम आधा-आधा कर लेंगे। तो हिमाकर जो है वो अब ₹1 के सिक्के को भूल के अब वो खजाने की लालच में उस कुएँ के अंदर चले जाता है और कुएँ के अंदर जाके अब वो उसकी हेल्प करने लग जाता है और पानी उसमें बकेट डाल-डाल के ऊपर से वो फेंकना शुरू कर देता है। तो अब ये करते-करते एक टाइम आता है जब थोड़ा-सा अंधेरा भी होने लग जाता है और हिमाकर अब समझ आता है कि नहीं, ये मेरे को फिर बेवकूफ़ बना रहा है और ये यहाँ कोई खजाना नहीं, ये अपने कुएँ की सफाई कर रहा है और मेरे लिए ये कुआँ खोद रहा है, ये मुझे छोड़ के चले जाएगा यहीं पे। तो वो एकदम से चिल्लाता है कि सीतापति मिल गया खजाना मिल गया, देखना अभी जो आ रहा है ये बहुत हैवी होगा, इसको ध्यान से खींचना, इसमें बहुत खजाना है। तो अब सीतापति एकदम से आश्चर्यचकित होता है, यार ये क्या मतलब खजाना मिल गया? चलो अच्छा है, बढ़िया है। तो वो खींचता है तो बड़ा हैवी होता है वो पूरा बकेट इस बार पानी की। तो वहाँ ऊपर पहुँचते एकदम से वो बकेट को नीचे रखता है और रस्सी को साइड में हटा देता है क्योंकि अब वो ये नहीं चाहता था कि हिमाकर ऊपर आए। तो क्योंकि अंधेरा हो गया तो उसको पता नहीं लगा, तो जैसे वो देखता है कि वो बकेट के अंदर से कोई खजाना नहीं होता, उसके मड के अंदर पूरा लिपटा हुआ हिमाकर होता है। तो जैसे बाहर निकलता है तो दोनों एक-दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि ये जो आपने मेरे साथ बेईमानी कर ली और मेरे को तो तुम नीचे ही कुएँ के अंदर रखने वाले थे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो दोनों लड़ते हैं दोनों आपस में। अब लड़ाई हो गई है, तो अब फिर एक सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं चलो ठीक है इस बार नहीं, आप कुछ समय बाद आइएगा तब आप मुझसे ये ₹1 का सिक्का जो भी आपका है वापस मुझसे ले लेना, पर आप अभी जाइए। तो वो हिमाकर कुछ नहीं कर सकता था, तो वो चला गया वापस। कुछ टाइम बाद वो हिमाकर फिर आया सीतापति के गाँव में। तो इस बार जब आया तो इस बार सीतापति ने उसको पहले देख लिया और अपनी वाइफ़ को कह दिया देखो ऐसा करना इस बार वो आएगा, मैं लेट रहा हूँ, उसको बोल देना कि इसकी डेथ हो गई। तो भैया अगर मर गया तो अब उसके बाद कहाँ से पैसे देगा? तो इसलिए आप उसको बता के वो भेज देना। तो वो रोने लग जाती है बीवी एकदम से और वो सीतापति लेट जाता है और हिमाकर आता है, देखता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो बताती है कि भई इसकी डेथ हो गई है, तो अब तो कुछ नहीं कर सकते। हिमाकर इस बार समझ जाता है कि ये मेरे को फिर से बेवकूफ़ बना रहा है। तो यहाँ वो थोड़ा-सा चालाकी यहाँ पे हिमाकर करता है, वो कहता है साहब ऐसा है कि इसका तो मुझे अब अंतिम संस्कार करके जाना और चिल्लाता है ज़ोर-ज़ोर से सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर देता है कि सीतापति की डेथ हो गई है, उसको लेके जाओ। तो अब उसकी वाइफ़ जानती थी कि वो नहीं मरा तो सबको हटाती कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं मैं अपने आप जो क्रियाक्रम करना है मैं अपने आप कर लूँगी। आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। लेकिन क्योंकि हिमाकर जानता था कि ये कहीं न कहीं गड़बड़ है, तो मुझे उससे बचना है। तो वहाँ पर वो उस चीज़ को नहीं चाहता है कि ये गाँव वाले जाएँ, तो वो सारे उसको क्रीमेशन ग्राउंड पे लेके चले जाते हैं। अब सीतापति भी अंदर से हो रही है उसको कि ये मेरे को ये जलाने वाले हैं और उसको उन्होंने पूरे उस पे रख दिया है लकड़ियों पे और अब हिमाकर फिर वहाँ पे कहता था कि ऐसा है कि रात बहुत हो गई तो हम ऐसा करते हैं आप लोग गाँव वालों आप लोग जाइए, हम इसको कल सुबह जैसे ही पौ फटेगी तब हम इसको जलाएँगे। तो आप चिंता ना करिए मैं यहीं बैठता हूँ इनके साथ में। तो उसकी वाइफ़ को और गाँव वालों को सबको भेज देता है और जैसे वो सब जाते हैं वैसे ही धीरे से हिमाकर सीतापति के कान में बोलता है, "भैया ऐसा है सब लोग चले गए अब तू उठ जा, मुझे पता है तू मरा हुआ नहीं है।" तो जैसे ही वो उठता है और दोनों में फिर वही लड़ाई शुरू हो जाती है। अब उसी दौरान में क्या होता है कि कुछ लुटेरे कुछ लूट के सामान के साथ में वहाँ आए होते हैं उस कब्रिस्तान के वहाँ पे और शमशान के वहाँ पे, जहाँ पर कि वो लोग अब आपस में बँटवारा करना चाहते हैं। तो इस टाइम पे एकदम से जब वो देखते हैं दूर से लुटेरे कि एक जना जो कि शमशान की लकड़ियों पे ऊपर बैठा हुआ है और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा भी डला हुआ है और एक जना उसके साइड में
खड़ा हुआ, दोनों आपस में चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनको लगा कि शायद ये भूत आपस में लड़ रहे हैं। तो वो डर के बेचारे अपना सारा सामान छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। तो जैसे वो छोड़ के भागते हैं, एकदम से इन दोनों को आता है कि हाँ, कोई है हमारे साथ में, तो उसकी तरफ एकदम उनकी नज़र जाती है और वहाँ देखते हैं कि एक पूरी गठरी पूरे सामान की वहाँ होती है। तो दोनों अब उसको आधा-आधा करके दोनों अपनी इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी का अंत होता है। क्योंकि ये बुक जिस नाम पे बनी है, द मैजिक ड्रम, तो मैजिक ड्रम की जो स्टोरी है उसके साथ में मैं स्टोरीज़ को समापन करूँगा। इसके अंदर में 2 एक कपल है जिनका नाम है रामाचंद्रा और रमा। तो रामाचंद्र और रमा अपना पैसा इकट्ठा करते हैं कि मैं जाएँगे और हम लोग काशी दर्शन करने के लिए जाएँगे, तो वो पैसा इकट्ठा करके वो निकलते हैं काशी के लिए। अब जब काशी के लिए निकलते हैं तो उनको बताया जाता है कि देखो भैया, रास्ते के अंदर में कई लूट-मार होती है, कई जगह पे बहुत से ढोंगी लोग भी बैठे हैं, तो आपको उनसे बचना है और अपने पैसे को बचा के रखना है। तो ऐसे ही चलते-चलते वो एक सोनवीरा नाम का एक सोनवरना नाम का एक गाँव से निकलते हैं और उसके अंदर में उनको गाँव अच्छा लगता है, तो वो उस गाँव के अंदर रात बिताने की सोचते हैं। तो कामेश नाम का एक सराय का ओनर है, तो उसके वहाँ पे रुकते हैं। तो क्योंकि उनको बताया होता है कि भैया आप पैसे को बचा के रखना, उस गठरी को वो साइड में बचा के रखते हैं। इवन नहाते टाइम भी एक-दूसरे को एक्सचेंज करके रखते हैं कि भई आप लोग ध्यान रखें, और सोते टाइम भी वो अपने सिर के नीचे रख के ही सोते हैं। लेकिन जैसे सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि थैली तो पड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर से सारा जितना पैसा होता है वो निकल चुका होता है। तो वो उनका शक सीधा ही उस सराय के मालिक कामेश और उसकी वाइफ पे जाता है। लेकिन उनका कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकते, तो वो बेचारे रोते-पिटते वापिस जाने की बात करते हैं। तो उनको लगता है कि अब हमारे पास में कुछ पैसा भी नहीं है और शायद भगवान की यही मर्ज़ी होगी कि हम आगे नहीं जा सकें। पर वो अपने गाँव के लोगों को सबको ये बताते हुए निकलते हैं। तो वहीं पर एक स्कूल का टीचर होता है, वो भी देखता है कि ये कुछ ऐसे बातचीत कर रहे हैं, तो उनसे पूछता है कि क्या हुआ? तो वो भी उन कपल को थोड़ा मदद करना चाहता है और वो कहता है कि यहाँ पे कृष्णकांत जो हैं हमारे गाँव के जो दरबारी हैं राजा के, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपकी मदद करेगा। तो वो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि ये चीज़ है हमारे साथ में। तो वो कृष्णकांत कहता है, भई ऐसा है कि आप ये एक ढोल है मेरे पास में, और ढोल के पास में जो भी आप बात करते हो, तो आपको अगर सच बोलते हो, तो ये अपने आप ही बजता है। तो ये आपको लेके कल को यहाँ आना है। तो बोले ठीक है। तो अब वो अगले दिन उसको लेके आने आने लगते हैं, तो बड़ा भारी होता है वो ढोल। तो अब वो रास्ते में जाके बेचारा कपल बूढ़ा दोनों मिलके उठा के लेके आते हैं और एक पेड़ के नीचे आके बैठ के बिल्कुल थक के बैठ जाते हैं, चूर हो जाते हैं। तो वहाँ कहते हैं कि अब तो क्या करें? तो वहाँ वो दोनों आपस में बात करते हैं, देखो भई ऐसा है कि ऑलरेडी हमने पैसा तो गँवा ही दिया है। अब जब पैसा गँवा दिया है, तो अब क्या करेंगे? तो अब तो, और ये भी इतना भारी है, हमको नहीं लगता कि हम इसको दरबार में ले जा सकते हैं। इससे अच्छा यही है कि इसको यहीं छोड़ो और गाँव चलो, अब हमको कोई इंसाफ मिलने वाली कोई बात है नहीं। तो जैसे ही वो बोलता है, वैसे ही ड्रम से अंदर से आवाज़ बजना शुरू हो जाता है। तो उनको एकदम से हौसला मिलता है, कहते हैं नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि ये ड्रम जो वो कह रहा था कृष्णकांत, वो सही कह रहा है। ये सच्चाई है, अब हमको मिल सकता है इंसाफ। तो कुछ ना कुछ तो मैजिक है इस ड्रम के अंदर। तो वो थोड़ा देर रेस्ट करते हैं और सुस्ता लेते हैं, सो लेते हैं। तो फिर उस ड्रम को उठाते हैं और अब देखते हैं कि ड्रम हल्का हो गया है और वो वापस दरबार पहुँचते हैं और दरबार पहुँच के वो ड्रम को दे देते हैं। अब बारी आती है जो उनका कामेश का है। कामेश और उसकी वाइफ़ को दोनों को कहते हैं, भैया अब ये आपको कल लेके आना है। तो वैसा ही कामेश को भी और उनकी वाइफ़ को भी उठाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो दोनों बड़ी मुश्किल से उसको लेके आते हैं। वही एक जगह पे रुकते हैं और उनको लगता है कि बस अ, आगे जाना या इसको लेके जाना आसान काम नहीं, शाम तक नहीं पहुँच सकते वहाँ पे। तो दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। कहते हैं, यार तुमको जो है किसने कहा था उस समय चोरी करने के लिए, और तुमको जो है हम अननेसेसरी फँस गए अब इसमें। तो वो कामेश कहता है, भैया तुम ही ने तो कुंडी खोल के मुझे बताया था कि कहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं,
और तुम ही मुझे अब ब्लेम कर रही हो कि मैं लेके आया था वहाँ से। तो एकदम से वो ड्रम बजता है और वो कृष्णकांत बाहर निकलता है कि देखिए मुझे पता लग गया है कि आप ही लोग ने गलत किया, तो अब आप इसको सुधारिए अपनी गलती को। तो इस तरह की कहानियों से पूरी ये किताब है और छोटी-छोटी कहानियाँ हैं और ये वो कहानियाँ हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। और इन कहानियों के साथ में ये पेरेंटिंग का जहाँ हम बात करें तो वहाँ पर हम किस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कहानियों को पढ़ के अगर हम बच्चों के साथ बात करते हैं, रात को सोने से जस्ट पहले जब इनको ये कहानियाँ सुनाते हैं, तो वहाँ पे अब आप ये देखेंगे कि बच्चों के सबकॉन्शियस में ये कहानियाँ बहुत आसानी से चली जाती हैं क्योंकि आपको भी जब आपके बुज़ुर्गों ने आपके पुराने समय में जिनको जो कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, रात में एक्सचेंज करी होंगी एक-दूसरे से, तो वो उस दौरान होती है जब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों खुला हुआ होता है। जब हमारी नींद की तरफ हम जाते हैं। तो अगर हम कोई कहानी सुनते-सुनते सो जाते हैं, तो आप मान के चलिए वो सीधी हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर होती है। और इसी तरीके से आप इन कहानियों का इस्तेमाल अपने बच्चों की पेरेंटिंग के लिए, एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए कर सकते हैं। और ये कहानियाँ ऐसी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं और अपनी लाइफ़ के साथ में जुड़ी हुई कहानियाँ हैं जिसके अंदर जो रोज़मर्रा के आस-पास में होने वाली जो भी चीज़ें हैं, उनसे प्रेरित कहानियाँ हैं। तो इन कहानियों को आप सुन के, समझ के और सिंपल तरीके से अपने नाम बीच में जोड़ते हुए भी और कुछ उसमें मॉडिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी करते हुए बच्चों को सुनाएँगे, तो ये आपको बहुत अच्छा पेरेंटिंग में रिज़ल्ट देगा। तो ये किताब मैं रिकमेंड करता हूँ पेरेंट्स के लिए, जो लोग अपने बच्चों के साथ में इसको सुनाएँ या इवन ट्रेनर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स भी इस किताब को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ वो अपने ट्रेनिंग के दौरान ये छोटी-छोटी कहानियों को कॉन्सेप्ट्स के साथ लिंक करके भी इसको दे सकते हैं। आपने देखा होगा कहानियाँ ऐसी हैं जो हमें बहुत हद तक कनेक्ट करती हैं और आज की तारीख में चाहे कोई भी आपका मीडिया हो, मूवीज़ हों, उसके अंदर में कहानियाँ ही तो हैं, जिनको हम लोग सुनते हैं, जिनका इंतज़ार करते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी सीरीज़ को देखते हैं। तो ये कहानियाँ हमारे लिए सबकॉन्शियस के लिए फूड का काम करती है। तो सबकॉन्शियस के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन के लिए कहानियाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इस पूरी कहानियों के साथ में मैं चाहूँगा कि ये ऐसी कहानियों की किताबें आप ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।